Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नीट पीजी काउंसलिंग में लगातार हो रही देरी की वजह स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में बैकबोन कहे जाने वाले रेजिडेंट डॉक्टर्स अब पैन इंडिया स्ट्राइक पर चले गए हैं। देश भर के लगभग सभी मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टर्स किसी न किसी फॉर्म में अपने रेजिस्टेंस को रजिस्टर करा रहे हैं। दिल्ली के 3 बड़े हॉस्पिटल्स में इसका असर देखने को मिला जब आरएमएल हॉस्पिटल, सफदरजंग और लेडी हार्डिंग के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सभी रूटीन सर्विसेज इंक्लूडिंग ओपीडी एंड इमरजेंसी का बॉयकॉट कर स्ट्राइक पर चले गए। हालांकि फिलहाल स्थिति को बिगड़ते देख उन्होंने अपने स्ट्राइक को स्थगित कर दिया है, लेकिन अगर उनकी मांगें बहुत जल्दी नहीं मानी गई तो वो फिर से स्ट्राइक पर जा सकते हैं। तो हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह है जिसके कारण नीट पीजी की काउंसलिंग लगातार डिले हो रही है और स्ट्राइक पर गए रेजिडेंट डॉक्टर्स को यह किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। नीट पीजी एग्ज़ाम के ज़रिए भारत में लगभग 40,000 से भी ज़्यादा ग्रेजुएट डॉक्टर्स अपनी एमडी, एमएस या अन्य मेडिकल कोर्सेज़ में अपनी पीजी या कहें तो रेसिडेंटशिप के लिए एडमिशन पाते हैं। हर साल यह परीक्षा मई में होती है, लेकिन इस साल कोविड की वजह से पोस्टपोन्ड होने के कारण यह परीक्षा 4 महीने की देरी से सितंबर में कंडक्ट की गई। नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग की प्रक्रिया 25 अक्टूबर से शुरू की जानी थी, लेकिन इस साल नीट पीजी में लाए गए न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को दिए जाने वाले 10% आरक्षण के खिलाफ पिटीशन डाला गया और आरक्षण के 50% एक्सीड करने के खिलाफ भी सवाल पूछे गए। तो इसके बाद दूसरे पक्ष ने भी इस मामले में एक पिटीशन दायर किया। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इस याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा केंद्र और चिकित्सा परामर्श समिति के निर्देशों को चुनौती दी गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना के नेतृत्व वाली पीठ ने इस मामले पर निरीक्षण कर यह दर्ज किया कि कोर्ट के फैसले आने से पहले नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करना छात्रों के हित में नहीं होगा। 21 अक्टूबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से समान आय मापदंड अपनाने के लिए कारण पूछे थे और यह भी सवाल किया था कि क्या केंद्र सरकार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए तय की गई 8 लाख तक की वार्षिक आय सीमा में कोई संशोधन करना चाहती है। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र सरकार को नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को दिए जाने वाले आरक्षण से जुड़ी पात्रता को भी स्पष्ट करने को कहा। अब भारत सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जब तक अपनी रिपोर्ट सौंपकर सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में संतुष्ट नहीं कर देती या जब तक इस पूरे मामले का हल नहीं निकल जाता, तब तक नीट पीजी की काउंसलिंग में स्टे लगा ही रहेगा। Every year in May, around in May, almost 40,000 doctors get appointed every year in various medical colleges. But it is now December and still then the junior doctors have not been appointed. Almost 40,000 doctors are just sitting at home. They have given a NEET PG exam, but due to the various delays, the exam got delayed and then now the counselling has got delayed. So we urge the Union Minister, Honorable Union Minister, Supreme Court of India and all the respected authorities to take note of this action and to expedite the NEET PG counselling so that the doctors get appointed, because we are working at 66% of our capacity. As you all know, there is a strike going on among Pan India by the resident doctors. मेन इशू क्या है स्ट्राइक का, ये समझना पहले जरूरी है। एक्चुअली हम लोग कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट से। वी आर नॉट डिमांडिंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। वी आर जस्ट सेइंग कि जो रेगुलर प्रोसेस है वो टाइम पे होना चाहिए। हर साल एक नया बैच ज्वाइन करता है, एक टाइम पे एक हॉस्पिटल में 3 बैचेस होते हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स के। अभी करंटली सिर्फ 2 बैचेस काम कर रहे हैं।
एक बैच जिसको ज्वाइन होना चाहिए था जुलाई में या फिर मई में, वो पहले एग्जाम लेट हुआ, ठीक है, लेकिन एग्जाम लेट हुआ, उसके बाद काउंसलिंग एग्जाम हो गया सितंबर में, उसके बाद 1 मंथ और मैक्सिमम 2 मंथ्स चाहिए होता है काउंसलिंग प्रोसेस करने के लिए। वो डिले पे डिले होता जा रहा है, नई डेट्स पे डेट्स मिलती जा रही हैं, वो अभी तक नहीं हो पाया है। 2021 बैच विच शुड हैव जॉइंड 6 मंथ्स पहले, वो अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है। आगे कब होगा, कितना टाइम और लगेगा, किसी को कुछ नहीं पता है। डेट्स पे डेट्स, हमें मल्टीपल डेट्स मिल चुकी है। तो गवर्नमेंट को अगर कुछ लग रहा है कि हम कुछ अलग डिमांड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जो नॉर्मल चीज है हम वही मांग रहे हैं, ठीक है। But what happened was that in the NEET PG counseling, they had added a new reservation for the economically weaker section, EWS, and that is entirely not required at this point of time. You know, when everyone has graduated, everyone has reached a certain level. Already the reservation has exceeded 50%. That is not allowed according to the rules. So in view of that, we had filed a case against the reservation policy in the NEET PG counseling, and for that the hearing by the judiciary, it is being delayed. So the exam happened in September and it is already December now. The counseling has still not happened, and when there's not counseling is not happening, the admissions will also get delayed, and now the hearing has been delayed to 6th January in 2022. So if the counseling now, it will, when the hearing will come, then the counseling will take place and then the admissions will take place. It will take another 3-4 months. The counseling date was 25th of October, and it has been delayed because of some EWS criteria. That commission is not able to submit its report in the period, and again they have asked for 3-week time, and the latest date is 6th of January as per the Apex Code. So we are requesting the union government to fast track the proceeding and the submission of the report of that commission as early as possible. So this is the need of our, and we all are united. The residents from Pan India are doing and protesting for their junior residents to join them as soon as possible. We started this strike. It was a very gradual strike we are doing, because you have to understand, when we talk about NEET counseling, we're talking about a whole new batch to come and join. That's like at least 18 people per department. So you are lacking almost 1/4 to 1/3 of a team to work here. And we are already expecting again a third wave to come. So if you don't have people to work, supposedly, for example, you have 5 people working in a department, and out of which even if 3 become positive and they go for 15 days leave or something, then again you'll have only 2 people working. So we need to understand, we need to increase the workforce. So that is what we're asking the government, is to increase the workforce. You can't put the whole country again through the same thing. We don't have doctors when we can have them, because exam has already been taken. It's not like exams are not being taken. But why are we delaying the procedure? We have to understand how important it is right now. The doctors that were supposed to come, 45,000 doctors waiting at home without any job, all qualified to work in COVID wards. So why are they sitting at home? Can't they be called? They have to be called. Even they are losing an entire year. Who's going to compensate for them for a year? That entire year that they've lost, who's going to compensate? Who's going to give them the year back? So on behalf of entire RDA is please conduct counseling as soon as possible. अब सवाल यह उठता है कि नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी का प्रभाव करंट बैच के रेजिडेंट डॉक्टर्स पर कैसे पड़ रहा है। आखिर इस डिले की वजह से वो क्यों स्ट्राइक पर जाने को मजबूर हो गए। काउंसलिंग में हो रही देरी की वजह से आने वाले बैच को तो एकेडमिक लॉस हो ही रहा है, लेकिन इनके न ज्वाइन करने से काम का सारा दबाव भी करंट बैच के रेजिडेंट डॉक्टर्स पर ही आ गया है। सिर्फ 2/3 वर्कफोर्स के साथ ये डॉक्टर्स 36 से 40 घंटे तक की ड्यूटी एट अ स्ट्रेच करने को मजबूर हैं, और यह करते करते अब उन्हें 6 महीने से भी ज़्यादा बीत गए, लेकिन नया बैच अब तक ज्वाइन नहीं कर सका है। ये जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, ये हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारी कंट्री की सोसाइटी है, उसके लिए कर रहे हैं। हम ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट हमारा नहीं है, ये प्रोटेस्ट हमारी पूरी उस जनता का है जिसके लिए हम रोज़ काम करते हैं। रोज़ सुबह उठ के आते हैं, दिन रात भर अपने ब्लड स्वेट को करके उनके लिए जिस सर्विस के लिए हम आना चाहते हैं, वो क्वालिटी सर्विस जो है, आपको नेक्स्ट वेव जो पैंडेमिक की अगर आती है
तो उसमें वो सर्विस हम आपको नहीं दे पाएंगे। We are continuously working. We are working in COVID. We are working in our normal hospitals. We are struggling. हम लोगों की खुद की कोई लाइफ नहीं है, हम लोगों का खुद का कोई मेंटल पीस नहीं है. हम लोग आते हैं, we work, we have day night shifts, we have 24-hour shifts, 24-hour shifts that do not end for 30-36 hours because there is so much work that we can't leave. There are so many patients who require doctors, लेकिन हम नहीं जा सकते because there is nobody to relieve us. When we are working in a hospital setup, in a government hospital setup, it is not just the physical well-being of which is being affected, but also the mental and the social health which is also getting affected. Me and my colleagues, they work for 36 to 40 hours straight without having a proper food, a proper sleep break or anything. And that doesn't happen like once a week. It happens more than once a week. And as per the guidelines of WHO, we cannot work. We should not be made to work for more than 48 hours a week. But we have to work for at least 80 to 90 to 100 hours a week. That is inhumane. That is, if we tell our non-medical friends that we have been working for so many hours, they just go into disbelief, and nobody will believe you unless you are in this profession, in our shoes, because it is not possible. And still we have been doing it for years now, and without saying anything. We know how our healthcare infrastructure is. We know how our seniors have been doing extra duties, all these duties. But when something can be done, it should be done. You come, if you don't trust us, come with us anytime with your camera. And you don't work with us, just be with us with your camera and see us working, and don't sleep, because we won't be sleeping. That's it. We are telling you the facts, the truth, which only we know. And you don't know because you haven't seen us with through, and you haven't got to that situation where you need to see it through, and we don't want that also. We want all of us colleagues to be in a good sound mental health, so that we can do better for the country and the people. The doctors, even professionals like us, have to come to protest. Then what is the point of living in a country with such governance? See, it increases our work hours. It also increases the number of patients per doctor. And right now, luckily, I would say right now, we're still not had the COVID wave coming and blowing us on the face that much. But it is anticipated. We are anticipating that Omicron is going to come and it is going to hit us. So then what? Then again, you'll need workforce. We'll not have people. We have to understand that we will not have people. Because even last time in the past 2 waves also, I know how many doctors have become positive, and whenever you are positive, you leave the work and you go and isolate yourself. Then again, you left with half of the team. So this all has to be kept in mind. How do you expect a healthcare system to work without doctors? You need more, but जो already आने चाहिए वो भी नहीं आ रहे हैं, तो आगे और की तो बात ही क्या करें? हमें कोविड वॉरियर्स बोला जा रहा है, लेकिन हमारे सोल्जर्स खत्म हो गए हैं, बट देयर हैज़ बीन नो न्यू रिक्रूटमेंट. और इस बात से किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है. क्यों? क्योंकि जो करंट बैच सर्व कर रहे हैं, दे आर वर्किंग सो हार्ड दैट दे आर एबल टू समहाउ होल्ड द सिस्टम. बट सिंस हमें आगे से कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी प्रॉमिसिंग नहीं मिल रहा है, कोई भी डेट नहीं मिल रही है, हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है. दैट वी हैव कम ऑन स्ट्राइक, दैट वी विल नॉट वर्क एनी फर्दर टिल प्रोमिसेस आर मेड एंड वी आर गिवन अश्योरेंस कि हमें अपने जूनियर्स मिल जाएंगे, हमें डॉक्टर्स इनरोल कर दिए जाएंगे, जिससे कि हम बेटर सर्व कर सके कंट्री को. इससे वी वांट टू बेनिफिट द पेशेंट्स, वी वांट टू बेनिफिट द पीपल ऑफ द कंट्री ओनली. हमारा कोई भी इंटेंट नहीं है किसी को हार्म करने का. कोविड की फर्स्ट वेव आया, सेकेंड वेव आया, कौन है जो डॉक्टर जो अंदर गए, जो कोविड वार्ड के अंदर जा रहे हैं, कोविड वार्ड के अंदर काम कर रहे हैं? कौन है? हम ही है. पूरा लोड कोविड का बर्डन हम ले रहे हैं, हम काम कर रहे हैं लगातार. थर्ड वेव अभी आने वाले, ओमिक्रॉन भी आया है, थर्ड वेव अभी आया है, उसके लिए भी हमें तैयारी करनी है. तो डॉक्टर की कमी से होगी. पहला वेव हो गया, हमें बिना जानकारी की वजह से हम लोग बहुत परेशान थे. सेकेंड वेव आया, ऑक्सीजन की कमी हो गई. अभी तीसरी लहर में डॉक्टर की कमी से हमें ये झेलना पड़ेगा, ये होगा. तो ये जो हमारा प्रोटेस्ट है, इज फॉर आवर कंट्री. ये हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं निकलने वाला है इसमें से. हम तो वैसे भी आते हैं, काम करते हैं, घर जाते हैं, 24 आवर ड्यूटीज़ करते हैं, नींद खराब करते हैं, हमें आदत है इन सब चीज़ों की. बट जो सर्विस हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, जो क्वालिटी हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, वो नेक्स्ट वेव में इनफैक्ट इवन इन प्रेजेंट टाइम्स जिस लेवल का काम हम अपनी कंट्री की पॉपुलेशन को दे रहे हैं, वो बहुत ख़राब होता जा रहा है. रेजिडेंसी पीरियड के दौरान लॉन्ग वर्किंग आवर्स के कारण रेजिडेंट डॉक्टर्स का मेंटल हेल्थ काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित होता है.
इंडियन जर्नल ऑफ सोशल साइकेट्री की एक रिसर्च बताती है कि लगभग 27.7% रेजिडेंट डॉक्टर्स डिप्रेशन, 36.6% एंजाइटी और लगभग 24.2% स्ट्रेस से जूझ रहे होते हैं। डिप्रेशन और स्ट्रेस ज़्यादातर माइल्ड एंड मॉडरेट के बीच और एंजाइटी की सिवियरिटी ज़्यादा हाई पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री 30% डॉक्टर्स डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं, वहीं 17% डॉक्टर्स को सुसाइड के भी थॉट्स आते हैं। WHO और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 में लॉन्ग वर्किंग आवर्स के कारण 7,45,000 से भी ज़्यादा डेथ्स रिकॉर्ड किए गए। इनमें से 3,98,000 डेथ्स स्ट्रोक से और 3,47,000 इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के कारण हुई। 2000 से लेकर 2016 के बीच लॉन्ग वर्किंग आवर्स के कारण हार्ट डिजीज़ से मरने वालों की संख्या में 42% और स्ट्रोक से मरने वालों की संख्या में 19% की वृद्धि देखी गई। ऐसे में जब रेजिडेंट डॉक्टर्स को इतने लंबे शिफ्ट्स करने पड़ रहे हैं तो जाहिर तौर पर उनके भी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा होगा। हार्वर्ड वर्क आवर्स हेल्थ एंड सेफ्टी ग्रुप्स की एक रिसर्च बताती है कि एवरी थर्ड नाइट कॉल्स की तुलना में 24 या उससे अधिक घंटे की शिफ्ट करने वाले रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 35.9% ज़्यादा सीरियस गलतियां की हैं। इंटरनेट पर क्वेश्चन आयर के ज़रिए की गई एक स्टडी में 2700 डॉक्टर्स ने अपने फर्स्ट ईयर पीजी रेजिडेंसी के अनुभव शेयर करते हुए बताया कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स के चलते काम से घर लौटने के समय एक्सीडेंट के चांसेस 16.2% बढ़ जाते हैं। 2006 में जर्नल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन में छपी एक स्टडी बताती है कि 24 या उससे ज़्यादा घंटे काम करने वाले रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए निडल स्टिक या लेसरेशन इंजरीज बहुत कॉमन होते हैं। कंसंट्रेशन लैप्स और थकान इन इंजरीज में दो बड़े फैक्टर के रूप में काम करते हैं। ऐसी इंजरीज 64% कंसंट्रेशन लैप्स और 31% थकान के कारण होता है। इन इंजरीज की वजह से ऐसे ब्लड इन्फेक्शंस का भी खतरा रहता है जो जानलेवा हो सकता है, जैसे कि हेपेटाइटिस, HIV या HCV। इन स्टडीज़ को देखते हुए कई देशों में रेजिडेंट डॉक्टर्स के वर्किंग आवर्स में बदलाव किए गए। जैसे UK और अमेरिका जैसे देशों में एक रेजिडेंट डॉक्टर्स को सप्ताह में सिर्फ 48 घंटे की ड्यूटी करनी होती है, जिससे कि उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बैलेंस्ड रहे। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन की वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट के अनुसार यूरोपियन वर्किंग टाइम डायरेक्टिव ने ब्रिटेन में रेजिडेंट डॉक्टर्स के वर्किंग आवर्स को 56 से घटाकर 48 घंटे कर दिया था। 11 घंटे की लगातार शिफ्ट के बाद एक दिन की छुट्टी, एक साप्ताहिक छुट्टी और हर 6 घंटे के बाद 20 मिनट के रेस्ट का प्रावधान है। यूरोपियन कंट्रीज़ हेल्थ केयर सिस्टम में सुधार के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स के स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन भारत में रेजिडेंट डॉक्टर्स के काम की कोई सीमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डायरेक्शन में सभी स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ को यह निर्देश जारी किया था कि पीजी डॉक्टर्स ऑफ इंडिया मस्ट वर्क नॉट मोर देन 48 आवर्स पर वीक। बट दुर्भाग्य से यह ऑर्डर देश में कहीं भी फॉलो नहीं होता, जिसके कारण रेजिडेंट डॉक्टर्स के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जैसा कि जो द डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ कम्स विद द साउंड मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग, तो हमारे तीनों ही खराब रहते हैं। मेंटल हेल्थ से कोप अप करने का ये है कि दोस्त से मिल लेते हैं, एक कप चाय पी लिया, कभी मौका मिला 2-4 बातें कर ली, बस उतने में मेंटल हेल्थ कोप अप हो जाता है। इससे हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैड टू गो बैक टू आवर वार्ड्स टू डू आवर ड्यूटीज़। इतना टाइम नहीं मिलता कि आप कोई ट्रिप करने चले जाओ या कहीं घूमने चले जाओ या आप आराम से बैठे हो, नहीं मिल पाता टाइम। अगर जितना जो भी टाइम मिलता है उसमें सोने को मिल जाए, उतने में खुश हो जाते हैं, वो हमारा मेंटल हेल्थ का कोप अप है। बेसिकली अगर आप किसी को ये मजबूर कर दो ना कि तुम्हें केवल सांस मिलेगी, बोलो चाहिए नहीं चाहिए, गंदी हो या साफ हो, सांस मिलेगी, सांस दे सकते हैं, तो बस वो वाली हालत है कि भैया हमें सांस दे दो, हमें जिंदा रहने के लिए सांस चाहिए। I can give you names of my colleagues who are currently facing severe depression. They are taking medications from past 2-3 months because of overwork, obviously lack of sleep. Obviously आप खुद बताइए, एक इंसान कितने दिन बिना ड्यूटी, बिना सोए, बिना खाए पिए ड्यूटी कर सकता है continuously at a stretch. We do 30 to 36 hours duties at a stretch without sleep. हमारी ड्यूटी आवर्स का नंबर अब ना हमने काउंट करना बंद कर दिया सर।
हम अब काउंट नहीं करते हैं, हम ड्यूटी आते हैं करते हैं। 24 आवर्स ड्यूटी कितनी लगती है अब मुझे तो मेरा काउंट भी नहीं है। हम आते हैं, ड्यूटी करते हैं और घर जाते हैं, जो सोने को मिलता है और वापस आते हैं। तो वो ड्यूटी का काउंट जो एक 72 आवर्स का होता था कि एक ह्यूमन मैन पावर को इतने घंटों से ज़्यादा काम करेंगे तो मेंटल इश्यूज़ और हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ होता है। वो तो हम जो पेशेंट्स को बोलते हैं ना अब ये मत करो, वो हम खुद रोज़ करते हैं। We take tablets for depression. What we can do? What else we can do? We take tablets, we underwent treatments, but still we have to come for work. We can't neglect the work. We wake up in the morning, breakfast कभी कभी करके नहीं आते. We reach here, we spend almost 12 hours not drinking water, not sitting. I have spent my duty hours 12 hours. I have not sat down for a second. 20-22 घंटे बैठती भी नहीं हूँ, पानी भी नहीं पीती, इतना काम होता है. ठीक है, वी डोंट सी आवर पेरेंट्स, वी गो, वी स्लीप, वी वेक अप एंड वी कम बैक अगेन. तो we don't cope up with our mental stress. We can't. We just see each other, we just see our patients and we keep working. We keep working because we have chosen this profession. And except us, nobody will understand our grief because they don't go through this. Not only during this pandemic, and in this pandemic we have seen a worst of the mental health and the physical health. Even our psychiatrist friends who we go to, they themselves are very depressed and anxious. So who will take care of them? So it's a question which should be asked to the government to look into the matter of the health of the doctors itself. If healers are not healed, then who will they heal? कौन अफेक्ट होगा? सुबह मॉर्निंग में 9 बजे हम ब्रेकफास्ट करके आते हैं, ड्यूटी करते हैं, हम अपना फुल पोटेंशियल से पेशेंट केयर करते हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम भी तो थकते हैं. वी ऑल्सो नीड रेस्ट, वी नीड फूड ऑन टाइम, वो नहीं मिलता है. तो कहीं ना कहीं वी आर मेंट टू मेक सम मिस्टेक. सफ़र कौन करेगा? पेशेंट करेगा. बट गलती किसका है? लैक ऑफ स्टाफ, लैक ऑफ डॉक्टर्स, ये गलती है. उसको कौन पूरा करेगा? गवर्नमेंट करेगी. I think you get accustomed to it in a while because see, it is a job. We don't regret it. To be very honest, if tomorrow, even if I'm given the next life and you ask me to become a doctor again, I would choose this profession again. It has its perks, it has its background. We don't mind working 48 hours or something if we are working, but you have to understand you can't keep us repeating it. If we go to the Western countries, the doctors and the teachers get the respect that they deserve. We just want the working conditions to be better, and we are not demanding anything special or out of the course, like we want hiked money or we want less working hours, because we can't do that. Even if we ask to, if the patient is lying in front of us, we can't go to sleep or have our food. Our conscience won't allow that. We have to save the patient by any manner. So it's just a matter of understanding and asking your own conscience ki, is it appropriate to let us go and work for 18 months or 20 months, 24 months. This is not fair. We will also collapse because we are also humans, not robots or machines. Even machines need rest because they get heated up. So we cannot go for eternity. Neither are we eternals. It also hampers our services. You have to understand, I'm not that alert when I'm looking at a patient when I'm tired already. You have to think of because you're dealing with human life, you're not dealing with something minuscule, you can say. We're dealing with human life. We have to be at our senses. We have to be alert. We can't be like, हम patient को बाद में ये नहीं समझा सकते कि नहीं मुझे नींद आ रही थी इसलिए मुझसे गलती हो गई. ये मैं reason नहीं दे सकती उसको. A lot of us land into depression. A lot of us have problems. खड़े पैरों में fasciitis हो जाता है, knee problems हो जाती हैं, arthritis हो जाता है, anemia हो जाता है खाना ना खाने की वजह से. लेकिन that is just part, pros and cons of working in this profession, and we do it happily for our patients. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है that हमारे profession, हमारे oath को exploit किया जाए, हमें humans ना समझा जाए, है ना. रेजिडेंट डॉक्टर्स के स्ट्राइक के दौरान डीजी ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने रेजिडेंट डॉक्टर्स के सारे इश्यूज़ को मेंशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग के लिए एप्लीकेशन डालने की अपील की थी. हालांकि रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपने स्ट्राइक को होल्ड करते हुए गवर्नमेंट को 16 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है. उनका कहना है कि नीट पीजी की काउंसलिंग में जितना डिले होगा उनके लिए चीज़ें उतनी ही मुश्किल होती जाएंगी. दे डोंट वांट कि जिस थर्ड वेव की एक आशंका जताई जा रही है उसमें देश का हेल्थ केयर सिस्टम डॉक्टर्स की कमी से जूझे, क्योंकि यही रेजिडेंट डॉक्टर्स वो बैकबोन हैं जिनकी बदौलत हर बार मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियां संभाल ली जाती हैं.
अपने इश्यूज़ के बारे में बताते हुए रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मीडिया के प्रति भी नाराज़गी दिखाई कि किस तरह से उनके स्ट्राइक को कवर किया गया। उनका कहना था कि मीडिया और सरकार दोनों ने इस मामले में पब्लिक के सामने उन्हें कल्प्रिट बताया, लेकिन उनकी समस्याओं को जनता के सामने उस तरीके से नहीं रखा गया कि वो भी इस मामले की गंभीरता को समझ सकें। जब कोविड हुआ था तो कौन लड़ने पहुंचा था? सबसे आगे आप खुद बताइए, डॉक्टर्स घर भाग गए थे क्या? नहीं भागे थे ना, सबसे पहले डॉक्टर्स ही लड़ने गए थे, इवन दो दे वर नॉट वैक्सीनेटेड, दे वर इन द वार्ड्स डूइंग देयर ड्यूटीज। मैनी ऑफ अस कलीग्स जस्ट सफर्ड लाइक दिस, वी कुडंट डू एनीथिंग। ना हमारे पास वैक्सीन था, ना हमारे पास ट्रीटमेंट था, हमारे साथ वाले कलीग्स ऑन ड्यूटी दे मार्टियर्ड। उनका किसी को कुछ मतलब नहीं, पता नहीं है कहाँ चले गए। पीछे हम नहीं हटे हैं, ठीक है ना। हमारे लिए फूल बरसाएगा, तालियां बजवाएगी, हमें नहीं चाहिए। वी जस्ट वांट जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज है उतना मिल जाए, हम खुश हैं उसमें, हमें कुछ एडिशनल नहीं चाहिए सरकार से। That's the whole point. And you can see how many media persons will just, sprawl upon celebrities and everything, and even the tiniest of their things, and you can't raise your voice, against the backbone of your country's healthcare infrastructure. So that is really shameful. That is disgraceful. That is disrespectful to doctors. So I think everyone should look into themselves also, into their own ethics and morals and their duties, rather than only pointing fingers at our duties. We know our duties very well. We know what we are doing, and we know what we ask for, and we deserve it. जर्नलिज्म ऐसा होना चाहिए कि वो जो हमारी जो सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारे जो पॉपुलेशन है, उसकी प्लाइट को समझ के वो जर्नलिज्म आगे लेके जाए और वो लोगों तक पहुंचाए कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। अगर उसको मोड़ तोड़ के XYZ कॉमा फुल स्टॉप लगा के वो चीज़ें अगर बोली जाएंगी तो वो हम तो कुछ उसके बारे में इतना नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमारी बात सुनी जाए, जो हम बोल रहे हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी मुश्किलें रोज़ दौर में आ रही हैं, वो सुनी जाएं और वो आगे हमारी पॉपुलेशन तक पहुँचे, तो उससे बड़ी बात कोई है। हम इतना चाहते हैं कि जो आगे ये तूफान से पहले का सन्नाटा है सर, जब तूफान आएगा तो कोई नहीं बचेगा। तो हम चाहते हैं कि अभी सरकार जागे और हमारी काउंसलिंग को करे, एक्सपीडिट करे और डॉक्टर्स लाइक, क्योंकि काउंसलिंग में भी टाइम लगता है, वो 2 दिन में नहीं हो सकती, उसमें भी टाइम लगेगा। उसमें भी आपको 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन देने पड़ेंगे। इट्स अ प्रोसेस दैट आल्सो टेक्स टाइम। इन द मीन टाइम अगर थर्ड वेव आ गई, फिर से बंद हो गया, फिर क्या करोगे आप? सब कुछ बंद हो जाएगा फिर से, तो फिर कितना मैनेज करेगा आदमी? नहीं कर पाएंगे हम लोग मैनेज, हम टूट जाएंगे, बैठ जाएंगे। खुद ही हम हालत करने की स्थिति में नहीं होंगे काम, तो हमारा क्या होगा? बैठ जाएंगे। पेशेंट को कौन देखेगा फिर? उसकी चिंता सरकार को करनी चाहिए ना कि पेशेंट्स का क्या होगा, डॉक्टर्स का क्या होगा। सब कुछ डॉक्टर्स पर डाल दो कि हाँ भाई ये देख नहीं रहे, ये ऊपरी छोड़ के भाग गए, इन्होंने इमरजेंसी बंद कर दी है। That is because the people of the country are unaware. They are not able to understand our point कि हम किस चीज़ पे फाइट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की नॉलेज नहीं है। And since it's not been portrayed in a neutral light, तो पता नहीं लग रहा है। अगर न्यूट्रल लाइट में हमारे एग्ज़ाम, उसका कंडक्शन वो कब होता है, हम क्यों वेट कर रहे हैं, PG डॉक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ देयर क्वालिफिकेशन, वेयर डू दे वर्क, वो दिखाया जाए तो हो सकता है द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री आर एबल टू सी इट इन अ बेटर लाइट। लेकिन वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन से दिखाया जा रहा है, इसीलिए सिर्फ हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन इज रीचिंग द पब्लिक, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो एक सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और वो हमें सपोर्ट नहीं दिखा पा रहे हैं। डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डॉक्टर्स आर नॉट द सोल रिस्पॉन्सिबल, और इमरजेंसी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। बस जूनियर जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बैक ऑफ किया है फ्रॉम वर्क, बाकी फैकल्टीज अभी भी रन कर रही है इमरजेंसी सर्विसेज। इंपॉर्टेंट केसेस देखे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पेशेंट्स जो सफ़र कर रहे हैं उसके लिए सिर्फ डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, गवर्नमेंट हमसे ज़्यादा रोल प्ले कर रही है इस चीज़ में। हम लोग कुछ अलग डिमांड कर रहे होते तो वो हमें बोल सकते थे कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल, हमारी कुछ डिफरेंट डिमांड्स हैं ही नहीं, तो we are not responsible for this thing. If someone is responsible, they are the government, they are the person जो इस चीज़ को डिले कर रहा है, they are responsible, and they should admit this and they should understand this कि डॉक्टर्स को इस चीज़ में कल्प्रिट ना बनाया जाए। See, we all talk about respectful patient care, we all talk about respectful treatment of people, then what about respectful care for the resident person who's working for you? We also need little respect, we also need little time, and that's a human thing to ask. I don't even know why it is such a big deal. I'm just asking for something which everyone gets.
So why is it a big question? Just because I'm working in a healthcare sector doesn't mean that I will compromise my health and work in the healthcare sector. मैं यही आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी हमारी इश्यूज जो आप देख रहे हो आज क्या हुआ, जैसे भी स्ट्राइक किया सब किया, तो आप ट्रू मैनर में हमारी पॉपुलेशन को बताओ कि जो नेक्स्ट कोविड वेव आएगी उस टाइम पे आप बेड के लिए या ऑक्सीजन या वेंटिलेटर के लिए लड़ोगे, आप डॉक्टर के लिए लड़ोगे कि वहाँ पे डॉक्टर्स ही नहीं होंगे आपको ठीक करने। तो इसलिए हम बहुत टाइमली ये बात आपको बता रहे हैं दैट वी योर सुपर हीरोज जिनको आपने बोला था विल बी पावरलेस इन द नेक्स्ट। रेजिडेंट डॉक्टर्स का यह कहना है कि उन्होंने यह कॉल अपने लिए नहीं बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट में ही लिया है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से जिस थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है वो अगर आ गया और उस समय भी डॉक्टर्स के इतने शॉर्टेज रहे तो यह हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा और अल्टीमेटली सफ़र पेशेंट्स ही करेंगे। और वो ये भी चाहते हैं कि उनके ओथ को एक्सप्लॉइट ना किया जाए और सरकार उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए डिसीजंस ले। तो फिलहाल रेजिडेंट डॉक्टर्स की यही मांग है कि नीट पीजी काउंसलिंग को जल्दी से जल्दी कराई जाए ताकि पीजी रेजिडेंट डॉक्टर्स जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल्स को ज्वाइन करें, जिससे कि अभी यहाँ पर काम करने वाले रेजिडेंट डॉक्टर्स पर से थोड़ा बर्डन कम हो और इंडिया का हेल्थ सिस्टम बेहतर तरीके से चल सके। अब सारी नज़रें 6 जनवरी को होने वाली सुनवाई पर है कि क्या अगली हियरिंग में इस मामले का हल निकल सकता है। नहीं तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो पैन इंडिया एक बड़ी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के सिचुएशन को नकारा नहीं जा सकता। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.